Hello everyone. Today I am going to discuss winding up of a company or winding up dissolution. The question to be discussed here is when and how a company is dissolved. कब और कैसे कोई कंपनी को हम डिसॉल्व करते हैं. जनरली अगर बात की जाए तो वाइंडिंग अप इज़ अ फर्स्ट स्टेप and dissolution is the last step and stage when the company becomes non-existent up to the stage of dissolution. During the winding up proceedings, company is in existence, which means कि वाइंडिंग अप तो है पहला स्टेप है और डिसोल्यूशन लास्ट स्टेप कहलाता है. जिस समय कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, तब कंपनी एक्चुअली एग्जिस्टेंस में होती है. इट इज़ विद द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप दैट वी प्रोसीड टूवर्ड्स द डिसोल्यूशन. तो जैसे जैसे हम वाइंडिंग अप करते जाते हैं, हम डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ते जाते हैं. इन बिटवीन दीज स्टेजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन एंड फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी फुलफिल्ड. तो बहुत सारा कुछ करना पड़ता है हमको बीच में, जबकि हम डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं. दस वी कैन कंक्लूड दैट लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स आर क्वाइट डिफरेंट एंड देयर आर फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देम, पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू द प्रोसीजर. तो जब हम वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो बेसिकली फंडामेंटली इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस अलग अलग हैं. जो मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, वो कुछ इस तरह से हैं. पहला, इट इज़ द लिक्विडेटर हु कैरीज आउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ और बाय द कोर्ट, बट ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी मेड बाय कोर्ट ओनली. यानी लिक्विडेटर जो है वो वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन करता है और ये कंपनी या कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, जबकि डिसोल्यूशन का ऑर्डर कोर्ट ही करेगा केवल. दूसरी बात होती है कि क्रेडिटर्स कैन प्रूव देयर डेब्ट्स इन वाइंडिंग अप बट नॉट ऑन डिसोल्यूशन. जो उधार देते हैं कंपनी को, वो अपना डेब्ट्स अगर उनको मांगना है, क्लेम करना है, तो वो वाइंडिंग अप के प्रोसेस के समय ही करना पड़ेगा, ना कि जब डिसोल्यूशन हो जाएगा तब. उसके बाद वो नहीं मांग सकते अपना डेट वापस. तीसरी बात है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग्स दीज थिंग्स आर डन. रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के एसेट्स को वापस बेच दिया जाता है, रियलाइज़ कर लिया जाता है उससे पैसा. पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज़, जितनी डेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं कंपनी की वो पे की जाती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो उसको नियम पूर्वक बांट दिया जाता है अमंग द मेंबर्स. डिसोल्यूशन इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग अप. तो डिसोल्यूशन एंड प्रोडक्ट है, एंड रिजल्ट है पूरे वाइंडिंग अप प्रोसेस का. द लॉफुल एंड ऑफ द कंपनीज लाइफ. कंपनीज एग्जिस्टेंस कम टू एन एंड विद डिसोल्यूशन. इट सीजेस टू बी अ लीगल पर्सन. डिसोल्यूशन के साथ ही कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस है एज अ लीगल पर्सन, वो ख़त्म हो जाता है. बिफोर द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन इज़ मेड बाय ट्राइब्यूनल, द लिक्विडेटर कैन रिप्रेजेंट द कंपनी, but it is not possible to represent the company when final order of dissolution is made by the tribunal. Right of the representation also comes to an end with dissolution. तो जब तक डिसोल्यूशन की प्रोसेस चल रहा है, जब तक वाइंडिंग अप चल रही है, तब तक लिक्विडेटर जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन जैसे ही डिसोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद जो ये रिप्रेजेंटेशन का राइट है ये भी ख़त्म हो जाता है. On the order of dissolution being made, the statutory duty of liquidator towards creditor and contributory ceases. The liquidator must take a very careful step if he is found to have committed a breach of duty to any creditor or in distributing the assets in complying with requirements of the Act. He may be held liable to pay damages to the
क्रेडिटर्स। अगर इस पूरे वाइंडिंग अप प्रोसेस में लिक्विडेटर कुछ गड़बड़ करता है तो वो लायबल होगा, किसी भी तरह का डैमेजेस उसको पे करने पड़ेंगे क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स राइट टू क्लेम कम्स टू एन एंड ऑन डिसोल्यूशन। जो क्रेडिटर्स होते हैं, पहले ही बता दिया मैंने कि उनके जो राइट होते हैं डेट्स को रिकवर करने के, वो एंड हो जाते हैं डिसोल्यूशन के साथ ही। दिस इज़ नॉट सो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जबकि वाइंडिंग अप के केस में वो अपना क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 318 प्रोवाइड्स फॉर फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन। व्हेन द वाइंडिंग अप reaches its last stage, the liquidator is bound to call a general meeting by advertisement in official gazette and in a local newspaper circulating in the district in which the registered office of the company is situated, specifying the time, date, place and object of the meeting. तो सेक्शन 318 के हिसाब से जब सारा प्रोसीजर वाइंडिंग अप का हो जाता है तो फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन के लिए जो लिक्विडेटर होता है वो एक जनरल मीटिंग कॉल करेगा और इसके लिए एडवर्टीज़मेंट करेगा वो ऑफिशियल गैजेट में और साथ ही साथ लोकल न्यूज़पेपर में, ताकि हर मेंबर को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और उसमें साथ ही टाइम, डेट, प्लेस, ऑब्जेक्ट ऑफ मीटिंग को भी उसको मेंशन करना ज़रूरी है। और उसमें ये बताएगा कि हाउ द वाइंडिंग अप हैज़ बीन कंडक्टेड। जब ये मीटिंग होगी तो उसको पूरा प्रोसेस सबके सामने रखना पड़ेगा। ही विल मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ असेट, डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो जितना भी कुछ लेखा जोखा है इन सब के बारे में वो सारे लोगों के सामने रखेगा। द एडवर्टीजमेंट मस्ट बी मेड एटलीस्ट 1 month बिफोर द मीटिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि मीटिंग के 1 महीने पहले कम से कम एडवर्टीजमेंट कर देना चाहिए। If there is no quorum, he will make a return stating the fact. Within 1 week after the meeting, the liquidator should send a copy of accounts and returns to registrar and the official liquidator, who will make a scrutiny of books and papers of the company, and he will report to the tribunal the result of his scrutiny. तो अगर quorum नहीं है तो he will make a return stating the fact, तो उसको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसमें सारे फैक्ट्स को मेंशन करना पड़ेगा। और विद इन अ वीक मीटिंग के बाद लिक्विडेटर उस एक कॉपी जो है पूरी सेंड करेगा अकाउंट्स और रिटर्न्स की रजिस्ट्रार को, और जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसको स्क्रूटनी करना पड़ेगा पूरे बुक्स का, पेपर्स का, और वो रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको ट्राइब्यूनल को कि उसकी स्क्रूटनी का रिज़ल्ट क्या रहा। The company shall be deemed to have been dissolved from date of submission of report to the tribunal. If the report shows that the affairs of company were conducted in a manner not prejudicial to the interest of its member or to the public interest, if the reports show otherwise, the tribunal shall direct the official liquidator to make further investigation. तो अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है, तो फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर को वो कहेगा कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन आप इसमें करिए और मुझे बताइए। देन ट्राइब्यूनल में मेक आइदर एन ऑर्डर दैट द कंपनी शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड with the effect from the date specified in the tribunal's order, or make such other order as the circumstances of the case brought out in the report. तो accordingly जैसा भी कुछ होगा ट्राइब्यूनल डिसोल्यूशन को ऑर्डर करेगा। In the case of compulsory winding up, the dissolution takes place from the date of its order. It is mandatory for the liquidator to give notice to the registrar within 14 days thereof. जब कंपल्सरी वाइंडिंग अप होगा तो जिस डेट पे ऑर्डर हुआ है उसी डेट से डिसोल्यूशन माना जाएगा, और लिक्विडेटर जो है 14 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरी मतलब श्योरली रजिस्ट्रार को नोटिस देगा। इन द वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, जब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होती है, द डिसोल्यूशन बिकम इफेक्टिव आफ्टर 3 months ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विडेटर्स अकाउंट।
3 महीने के बाद, ये फ़र्क है दोनों में, कंपलसरी वाइंडिंग अप और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में, कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप 3 महीने बाद इफ़ेक्टिव होती है और कंपलसरी वाइंडिंग अप डेट ऑफ ऑर्डर पर ही इफ़ेक्टिव हो जाती है। द ट्राइब्यूनल में पोस्टपोन द डिसोल्यूशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ लिक्विडेटर or any party concerned. The registrar is empowered to strike off the name of the company and dissolve the same when he has reasonable belief that the company is not doing business or is not in operating position. He will give notice to company by post on receiving the answer that company is not doing business or no answer comes. He will advertise it in official gazette and will send the show cause notice to the company that if no cause is shown within 1 month, the name of the company shall be struck off from the register. So this is the procedure how the voluntary and compulsory winding up is continued. In short, of course, we'll discuss about this in detail in the next video. Bye bye for now.